नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सिलेबस की चर्चा की थी। अभी इस सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम हिंदी की बात करें तो वर्ण, ये बिंदु हिंदी व्याकरण की नींव हुआ करती है और ये कहा जाता है जिसकी नींव जितनी अधिक गहरी होती है वह उतनी ही ऊंची अंक रूपी इमारत खड़ी कर लेता है और जिसकी नींव ढीली ढाली होती है आगे की स्थिति आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बिंदु हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ता है, कारण आज हम जिस मकान में रह रहे हैं नींव तो उसकी भी खोदी गई थी, तो जो सिलेबस हम तैयार करेंगे नींव तो उसकी भी खोदेंगे। ठीक है, बगल में क्लास लग रही है और वहां दो छात्रों में झगड़ा हो गया, और मैं आपसे कहता हूं दोनों की संधि कराओ, समझौता कराओ, राजीनामा कराओ। तो आपका सबसे पहला काम क्या बनता है? उन दो छात्रों का पता लगाना जिनके मध्य झगड़ा हुआ है। जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि झगड़ा किन किन के मध्य हुआ है, क्या हम संधि कर सकते हैं, समझौता करा सकते हैं, राजीनामा करा सकते हैं? नहीं करा सकते। ठीक उसी प्रकार जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि वर्ण कौन कौन से हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, तो क्या हम संधि कर सकते हैं? हमारे सिलेबस का सबसे पहला बिंदु होता है संधि, और संधि की परिभाषा कहती है कि आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल। अब जब तक हमको वर्ण की जानकारी नहीं होगी कि कौन कौन से हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, तो हम भी संधि नहीं कर सकते। ठीक है, इनका हम बहुत सामान्य सा परिचय करेंगे, यानी नींव खोदने का काम। और मैं उसी स्थान पर नींव खोदूंगा जहां मुझे दीवार खड़ी करनी है, यानी जो हमारे काम आएंगे। तो हमारी हिंदी शुरू होती है वर्ण से। सबसे पहला प्रश्न यहां से आता है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44। इसके अलावा हमने एक नाम सुना था हिंदी बाल पोथी, जो छोटी क्लास में छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, हिंदी बाल पोथी। और उस हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या होती है 49, 14, अलग अलग हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 और बाल पोथी में 49। इन दो के अलावा एक नाम और सुना था हमने, और वह नाम है देवनागरी हिंदी लिपि। और उस देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या 52 होती है। तीन अलग अलग हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, बाल पोथी में 49 और देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होते हैं। 52 कौन कौन से हैं, किन नाम से जाने जाते हैं, इनको हम गिनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसे कहते हैं वर्ण? हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, बाल पोथी में 49 और देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती। तो पहले हम ये 52 वर्ण गिनते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर, कितने? 11, जो कि ऐसे और औ तक हुआ करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था व्यंजन, कितने? 33, जो कि कैसे और है तक हुआ करते हैं और दोनों मिलकर 44 होते हैं, जो कि वर्णमाला के वर्ण हैं। अभी मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, तो ये 44 होती है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण, कितने? 3, क्षेत्रज्ञ। इसके अलावा हमने पढ़ा था अयोगवाह वर्ण, कितने? 2, सब मिलकर 49, जो कि बाल पोथी के वर्ण हुआ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या 49, वो ये 49 हुआ करती है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि हमारे द्वारा ये सब पढ़े जाते हैं, हम इन सब को पढ़ते हैं, फिर वर्णमाला में ये ही क्यों, ये क्यों नहीं?
हमारे मन में जो प्रश्न आता है कि हमारे द्वारा जब सब पढ़े जाते हैं तो वर्णमाला में इन दो को ही क्यों रखा गया, इन दो को क्यों नहीं, ये एक प्रश्न हमारे मन में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त वर्ण की। संयुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुछ मिलकर बना हुआ है। ठीक है, संयुक्त परिभाषा कहती है दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण, ये परिभाषा पूछी जा चुकी है कंपटीशन में, जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां प्रश्न आया था, और प्रश्न में जिन शब्दों का प्रयोग किया हुए थे, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर बनने वाले वर्ण कहलाते हैं। मैंने सीधी सी परिभाषा बताई, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, वहां लिखा हुआ था व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर बनने वाले वर्ण। अब ये किनके योग से मिलकर बने हैं, प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, और आज प्रश्न इतना सरल भी नहीं आता कि कोई भी उत्तर पर पहुंच जाए। आज प्रश्न पूछा जाता है वृक्ष, संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। जब कोई बड़ा शब्द हमारे सामने आता है तो हम आसानी से उसके टुकड़े कर देते हैं, लेकिन छोटा शब्द जब हमारे सामने आता है तो जगह नहीं मिलती, कहां से तोड़े। बड़ी सी वस्तु हमारे पास है, हथौड़ा मारते हैं, कहीं ना कहीं से टूटती है। छोटी सी वस्तु हमारे पास है, हथौड़ा मारते हैं, जमीन में धस जाती है पर टूटती नहीं है। उनमें से एक ये भी है। ये किनके योग से मिलकर बने हैं, मैं आपको लिखाता हूं, आप याद करते हैं और एग्जाम आते आते भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ आए या नहीं आए, भूलना हमको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये किनके योग से मिलकर बने, सबसे पहले मैं इसकी चर्चा, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं। मैंने बोर्ड पर एक शब्द लिखा है लक्ष्मण, यदि इसे हम अंग्रेजी में लिखें तो एक ही नाम को मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। अब ध्यान देना बोर्ड पर, ये जो लय है इसके लिए दो वर्ण है, हमने लिखा मण, इसके लिए तीन वर्ण है। ध्यान देना, लय इसके लिए दो वर्ण, मण इसके लिए तीन वर्ण, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, यानी इसके लिए तीन वर्ण है, इसके लिए तीन वर्ण है। अब हम इन तीन वर्णों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है के हम किसके स्थान पर लिखते हैं, के स्थान पर। के किसके स्थान पर लिखा जाता है, के स्थान पर। एस एच हम किसके स्थान पर लिखते हैं, शे के स्थान पर। इन दोनों के योग से मिलकर ही बना है, इन दोनों के योग से मिलकर बना है। और जब हमें पता है कि इन दोनों के योग से मिलकर बना है तो हम आसानी से इसके टुकड़े कर सकते हैं। एक ही प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं, संयुक्त वर्ण भी पूछा और संधि भी पूछी। सीधे सीधे प्रश्न उस समय पूछे जाते थे जब भर्ती होती थी, आज छटनी होती है। दोनों में अंतर है। हमारे पिताजी या बाबा साहब के समय की बात करें, कोई भी पढ़ा लिखा मिलता था पकड़ कर ले जाते थे कि नौकरी करो, और वे कहते थे कि हम नौकरी करेंगे तो ही कर ले हमारे यहाँ के, और आज लाले पड़े हुए। तो आज ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं जिसमें उसने संयुक्त वर्ण भी पूछा है और संधि भी पूछी है, दोनों एक साथ। ये उदाहरण पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2005 में। दो उदाहरण वहां पूछे गए थे, दूसरे की चर्चा करेंगे। तो इन दोनों के योग से मिलकर बने। ध्यान देना एक बात हो, देखो ये हलंत लगा हुआ है इसलिए दोनों में हलंत है। यहां से यदि हलंत हट जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा। अब देखो यहां पूरा है इसलिए ये हलंत नहीं है, सिर्फ एक है, ये याद रखना। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहां होते हम, यहां हलंत लगा हुआ है। परिभाषा कहती है दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, और व्यंजन को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, यानी लिखने के लिए हलंत का सहारा लेना पड़ता है। बिना हलंत के हम इन्हें लिख नहीं सकते। त्रय त्रिशूल, जैसा हम उच्चारित करते हैं उनके योग से मिलकर ही बनाए। त्रय, क्या ज्ञानी परेशान करता है। इससे संबंधित भी एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में, और प्रश्न था यज्ञ, संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। यज्ञ बातों से टूटते हैं क्या,
बड़े बड़े राक्षस मर गए, उनसे नहीं टूटा, हमसे कैसे टूटेगा। लेकिन जिनको पता था कि जय और अंगे इनके योग से मिलकर बनाए, वे तो आसानी से इसके टुकड़े कर देते हैं, बाकी के एग्जाम हॉल की पट्टी गिनने लग जाते हैं। ध्यान देना, ये दो उदाहरण पूछे गए थे। ऐसे उदाहरण जब हमारे सामने एग्जाम हॉल में आते हैं, जब हमको लिखना होता है कि संधि विच्छेद कीजिए, तब गड़बड़ी हो जाती है। याद रखना, इन 6 के योग से इन 3 का निर्माण हुआ। क्या पढ़ रहे थे, ध्यान दो दोबारा, कि हमारे द्वारा ये सब पढ़े जाते हैं, फिर वर्णमाला में यही क्यों, ये क्यों नहीं। ये प्रश्न हमारे सामने आया था कि हमारे द्वारा सब पढ़े जाते हैं, तो वर्णमाला में यही क्यों, ये क्यों नहीं। इसी के लिए हम आगे बढ़े थे। इन 6 के योग से इन 3 का निर्माण हुआ, तो क्या ये सभी वर्ण इनके अंतर्गत नहीं आते? ये सभी वर्ण कैसे है के मध्य में नहीं आते? आते हैं। इसका मतलब इन्हें तो ऊपर गिना जा चुका है, इसलिए दोबारा नहीं गिना गया। इनको हम ऊपर व्यंजन में गिन चुके हैं। ठीक। अयोग वर्ण, अयोग एक अर्थ होता है अभाव, रहित। अयोग जिनका योग न होने पर भी वह साथ साथ बहते रहते हैं, यानी वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, अयोग वर्ण कहलाते हैं। दो होते हैं। न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते। जब स्वर और व्यंजन होते ही नहीं, तो क्या इनमें गिने जाएंगे? क्या इनमें गिने जाएंगे? नहीं गिने जाएंगे। इस प्रकार वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 और बाल पोथी में 49 होती है। ठीक है, गिनने कितने हैं? 52। बचे कितने? 3। अब एक इनकी अगली सीढ़ी होती है और वह होता है श्रेय। किन के योग से मिलकर बना? श और रह। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। यहां हमने 3 इसलिए लिखा क्योंकि हम पहले बाल पोथी गिन रहे थे और ये बाल पोथी में नहीं होता, देवनागरी हिंदी लिपि का वर्ण है। बाल पोथी में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। आज भी हमारी बाल पोथी यहाँ खत्म होती है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ। और जैसे ही बालक क्षेत्रज्ञ बोलता है, एकदम प्रसन्नचित्त मुद्रा में नजर आता है, होमवर्क खत्म, मम्मी खेलने देगी और कार्टून भी देखने देगी। और मम्मी कहती है बेटा थोड़ी देर रुक जा, पापा जाएंगे, उनको ही देख लेना। तो ये देवनागरी हिंदी लिपि का वर्ण है, बाल पोथी में नहीं है। ठीक है, संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। हमने 3 यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि हम पहले बाल पोथी गिन रहे थे और बाल पोथी में इसका कोई स्थान नहीं होता। तो संयुक्त वर्ण कितने हैं? 4। ठीक है, ये 4 हमारे संयुक्त वर्ण हुआ करते हैं। आपका काम क्या बचता है कि ये किन किन के योग से मिलकर बने हुए हैं। आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तब मुझे इनकी आवश्यकता पड़ेगी कि ये किन के योग से मिलकर बने हैं। मेरे सामने जब ऐसी स्थिति आएगी तो तुरंत मैं उनके स्थान पर ये लिखूंगा, ऐसी स्थिति आएगी तो इसके स्थान पर मैं ये लिखूंगा। उस समय आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम इनका परिचय करें। मैं इनका नींव खोदने का काम कर रहा हूँ, उसी स्थान पर नींव खोदूंगा जहां मुझे दीवार खड़ी करनी है। तो ये किन के योग से मिलकर बने हैं, ये हमारे याद होने, हमको याद होने चाहिए। ठीक है, 50 हो गए। कितने बचे? कितने बचे? 2। और वे 2 होते हैं डे और ढे। इन्हें हम बोलते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। इन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त वर्ण। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है, सब ये दोनों भी तो इनके अंतर्गत आ गए, फिर इनको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, फिर इनको अलग से क्यों गिन रहे हैं? ये दोनों भी तो इनके अंतर्गत कैसे है के मध्य में, टे वर्ग में, टेठे डेढ़े इनके अंतर्गत आ गए, फिर इनको अलग से क्यों गिना? नहीं आते हैं। टे वर्ग में, इनके मध्य टे वर्ग में जो हम पढ़ते हैं उनके नीचे बिंदी नहीं होती, इनके नीचे बिंदी होती है और ये दोनों में अंतर हुआ करता है। याद रखना, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो कहीं कहीं तो इनके नीचे बिंदी नजर आती है,
और कहीं कहीं इनके नीचे बिंदी नजर नहीं आती है। हम क्या सोचते हैं, प्रेस वाले की गलती हो गई, कहीं तो बिंदी छपी और कहीं नहीं छपी। कोई गलती नहीं हुई, इनके लिखने के नियम होते हैं, एक निश्चित नियम, उसी के तहत बिंदी आती है, नहीं तो नहीं आती है। मौखिक रूप से अभी हम इनकी चर्चा करते हैं कि कहाँ इनके नीचे बिंदी आती है और कहाँ इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। ध्यान देना, डे और डे जब हम लिखते हैं तो कहाँ इनके नीचे बिंदी आती है और कहाँ इनके नीचे बिंदी नहीं आती। जब आप बे और से भाग कर रहे होंगे, जिसमें आप पल्लवन लिख रहे होंगे, संक्षिप्तीकरण कर रहे होंगे, पत्र लिख रहे होंगे या फिर निबंध लिख रहे होंगे, उस समय ये नियम हमारे बहुत अधिक काम आते हैं, तो इसलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं। पहला नियम हमसे कहता है, यदि शब्द की शुरुआत इनसे होती है, शब्द की शुरुआत डे और ढे से होती है, तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। दोबारा, किसी भी शब्द की शुरुआत इनसे होती है यानी डे और डे से होती है, तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। ठीक है, आपने कभी डमरू बजाया था? नहीं साहब, ढोलक बजाई थी। कई छात्र ऐसे हैं जिनको भूख ज्यादा लगती है, उनकी नजर हमेशा डलिया पर रहती है, लेकिन मम्मी भी कम नहीं, हमेशा ढक्कन बंद कर कर रखती है। हमने डाली डाली पर नजर डाली लेकिन रोटियां नहीं मिली। ध्यान दो, शब्द की शुरुआत डे और डे से बिंदी नहीं आएगी। पहला नियम, यदि शब्द की शुरुआत डे और डे से होती है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होते हैं। ये कौन से? टे वर्ग वाले, टे 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 टे। ठीक है, ये उत्क्षिप्त नहीं है। उत्क्षिप्त वे होते हैं जिनके नीचे बिंदी होती है। यदि बिंदी है तो ही उत्क्षिप्त है, और यदि बिंदी नहीं है तो उत्क्षिप्त भी नहीं, तो उत्क्षिप्त भी नहीं है। याद रखना, तो शब्द की शुरुआत डे और डे से होती है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती, मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होते। बहुत सामान्य सा नियम मैंने आपको बताया, समझ में भी आया कि शब्द की शुरुआत डे और डे से होगी तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। अब जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है और वह शब्दों का जाल बुनता है, और प्रश्न को हमारे सामने कैसे प्रस्तुत करता है। प्रश्न में जिन शब्दों का प्रयोग करता है, बोलकर बता रहा हूं, ध्यान देना। प्रश्न में लिख कर देता है कि किस वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, किस वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो उत्क्षिप्त वर्ण से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि उत्क्षिप्त वर्ण वे होते हैं जिनके नीचे बिंदी होती है। बिंदी है तो उत्क्षिप्त है, और बिंदी नहीं तो उत्क्षिप्त नहीं है। तो पहला नियम कहता है शब्द की शुरुआत हुई तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, मतलब उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी शब्द की शुरुआत कभी भी उत्क्षिप्त वर्ण से नहीं होती है। दूसरा नियम, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले डे और ढे से पहले, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले डे और ढे से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं है। पूरे शब्द में इनसे पहले डे और डे से पहले कोई भी आधा वर्ण हमारे सामने आया तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। मैं नहीं कहता, पंडित जी ने कहा, आप भी जाकर पूछ सकते हैं, बस अड्डे पर बैठा है। आपकी पहचान के लिए बता देता हूं, बुढ़ा है, खंड खंड कर आपको बताएगा, बिंदी नजर नहीं आएगी। ध्यान दो, इससे पहले आधा वर्ण, इससे पहले आधा वर्ण, इससे पहले आधा वर्ण, इससे पहले आधा वर्ण, इसलिए बिंदी नहीं आई। ठीक है, दूसरा नियम कहता है यदि डे और ढे से पहले आधा वर्ण आता है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, मतलब ये भी उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होते हैं, ये भी उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, दो नियम, दोनों एक साथ बोल रहा हूं। यदि शब्द की शुरुआत इनसे होती है या इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। ठीक, इन दो नियमों के अलावा प्रत्येक
प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती। इन दो नियमों के अलावा ये दो नियम बचने चाहिए, फिर इनके नीचे बिंदी आएगी। मतलब शब्द की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आना चाहिए, फिर इनके नीचे बिंदी आती है। आप पढ़ाई करेंगे, बिंदी आएगी। लड़ाई करेंगे, साथ नहीं छोड़ेगी। सड़क पर घूमेंगे, पड़ी मिलेगी। सड़क पर घूमेंगे तो घर वाले पकड़ेंगे, कैसे घूमता है। पकड़ेंगे तो जब जब वो हमें ढूंढ पाएंगे कि मैं कहाँ। ध्यान दो, देखो ना तो शब्द की शुरुआत इनसे हुई है, ना इनसे पहले कोई आधा वर्ण है, इसलिए सबके नीचे बिंदी है। ना तो शब्द की शुरुआत इनसे हुई है, ना इनसे पहले आधा वर्ण है। देखो शब्द की शुरुआत इससे हुई है, इसके नीचे बिंदी नहीं है, इसके नीचे बिंदी है। शब्द की शुरुआत इससे, इसलिए इसके नीचे बिंदी नहीं है। याद रखना, दो नियम बचने चाहिए। शब्द की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आना चाहिए, फिर इनके नीचे बिंदी आती है। फिर इनके नीचे बिंदी आती है, मतलब ये उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, ये उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। अब यहां से एक प्रश्न आया था, सब इंस्पेक्टर 2011 की बात करूं एक बार, तो प्रश्न क्या था, ये चार ऑप्शन हमारे सामने आ गए। अब प्रश्न है कि किस शब्द में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। अब उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं? डे और डे। जिसके नीचे बिंदी है वो उत्क्षिप्त है, जिसके नीचे बिंदी नहीं उत्क्षिप्त नहीं है। अब प्रश्न कैसे आता है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। अब वो इन चारों के नीचे भी, इनके तीनों के नीचे भी बिंदी लगा देता है। चार हमारे सामने लिख कर देता है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध हमारा क्या है ये, क्योंकि इनके नीचे तो बिंदी ही नहीं आती। अब हमारे सामने प्रश्न कैसे आता है, हमारे सिलेबस में शब्द शुद्धि है, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। शब्द शुद्धि हमारे सिलेबस में, और दो तरह से प्रश्न हमारे सामने आते हैं। क्या करता है, चार शब्द अशुद्ध लिखता है और उन्हें शुद्ध लिखवाता है। पहला तरीका, चार शब्द अशुद्ध लिखेगा और फिर उनका शुद्ध रूप हमसे लिखवाएगा। दूसरा तरीका कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिलाकर लिखेगा और कहेगा शुद्ध शब्द लिखिए, यानी इनमें जो शुद्ध हैं वो तो लिख दो, अशुद्ध हैं वो वहीं छोड़ दो। शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिलाकर वो हमारे सामने लिखता है। अब हमको ये तीन उदाहरण उसने दे दिए, ये तीन उदाहरण उसने दिए और उसने क्या कहा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इनमें जो आपको शुद्ध लग रहा है वो तो लिख दो, जो अशुद्ध है वो वहीं छोड़ दो। अब ये तीन, और यदि हमको नियम याद हैं कि शब्द की शुरुआत डे और डे से होती है तो बिंदी नहीं आती है, तो यहाँ बिंदी आई है, अशुद्ध हो गया। यदि डे और डे से पहले आधा वर्ण आता है तो बिंदी नहीं आती है, तो यहाँ डे से पहले आधा वर्ण आ गया तो बिंदी नहीं आएगी, तो ये अशुद्ध हो गया। और इन दो नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हुआ, फिर पढ़ाई। हमारा उत्तर क्या हुआ, पढ़ाई। ये तब संभव है जब हमको नियम याद है। अब बे और से भाग की हम बात करें। बे और से भाग में जैसे हम निबंध लिख रहे हैं, अब निबंध लिखते समय 250 शब्दों का हम एक निबंध लिख रहे हैं। उस 250 शब्दों में लगभग 10 शब्द तो ऐसे आ जाएंगे जिनमें इनका प्रयोग होता है, डे और डे का प्रयोग होता है। और वहां यदि आपने बिंदी लगाई और नहीं लगाई, गलती हो गई तो वहां गोले बनते, फिर वहां गोले बनते। हिंदी में बिंदी की भी ये शुद्धि हुआ करती है, ये याद रखना, वो यही बिंदी है। बिंदी के कहाँ इनके नीचे, इसे हम नुक्ता बोलते हैं, कहाँ इनके नीचे बिंदी आती है और कहाँ इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, ये नियम आपको याद रखना है। अभी मैंने दो नियम बताए, शब्द की शुरुआत इनसे होती है, इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो बिंदी नहीं आती। इन दो नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती है। ये दो नियम हमारे होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक नियम और मैं आपको बता दूं जो हमारे तो काम आता है, गाइड में लिखा हुआ। नियम क्या है कि अंग्रेजी के शब्दों में इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। अंग्रेजी के शब्दों में डे और डे के नीचे बिंदी नहीं आती है। अब आप मुझे बताओ, अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में क्यों लिखेंगे? अंग्रेजी का शब्द अंग्रेजी में लिखा जाएगा, हिंदी का शब्द हिंदी में लिखा जाएगा। और गाइड में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी के शब्दों में इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। मतलब मैंने एक शब्द लिखा रोड, ठीक है, मैंने एक शब्द लिखा रोड। अब यदि इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो
सड़क। हिंदी में लिखेंगे तो सड़क। अब गाइड क्या कहती है, यदि इस शब्द को आप ऐसे लिखोगे तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। अब बताओ इस शब्द को हम ऐसे क्यों लिखेंगे? अंग्रेजी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इन शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी कि अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, उस शब्द के सही उच्चारण के लिए हमें इन शब्दों की भी आवश्यकता पड़ी। जब हम अंग्रेजी सीख रहे थे तब हम एक तरफ लिखते थे शब्द, उच्चारण, अर्थ, यानी अंग्रेजी के शब्द को कैसे उच्चारित किया जाता है उसके लिए हमने इन शब्दों का सहारा लिया और नियम बन गया कि सब अंग्रेजी के शब्दों में इनके नीचे बिंदी नहीं आती। अब ये नियम हमारे कहाँ काम आ सकता है? हम निबंध लिख रहे हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि निबंध लिखते समय हमारे दिमाग में कोई अंग्रेजी का शब्द है और उसकी हिंदी क्या है नहीं पता, याद ही नहीं आती उस समय, तो हम अंग्रेजी धारा प्रवाह में अंग्रेजी में भी शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। बहुत शब्द ऐसे हैं जिनके हम हिंदी नहीं जानते हैं और जानते हैं तो कभी काम में ही नहीं लेते। छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। ड्यूटी, ड्यूटी हिंदी क्या है? कर्तव्य। अब कोई आपसे पूछता है कि पिताजी कहां गए हैं? ड्यूटी पर गए, कर्तव्य पर गए। कोई किसी ने मुझसे पूछा पिताजी कहाँ गए हैं, मैं कहता हूं कर्तव्य पर गए हुए हैं, तो सामने वाला कहता है ज्यादा अंग्रेजी मत बोल। जब मैंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया तो उसको कैसा लगा? अंग्रेजी बोली हो, ठीक है। तो बहुत शब्द ऐसे हैं जिनकी हम हिंदी नहीं जानते और जानते हैं तो कभी काम में नहीं लेते। अब हम निबंध लिख रहे हैं, पल्लवन लिख रहे हैं, संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, उस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि दिमाग में अंग्रेजी का शब्द है, उसकी हिंदी हम नहीं जानते, तो आप अंग्रेजी के शब्द का यथावत वहां प्रयोग कर सकते हैं और उस समय यदि आपने इसके नीचे बिंदी लगा दी तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो ये नियम भी लिखते समय हमारे काम आएगा, याद रखना। हम पढ़ तो वर्ण रहे हैं जो सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूं ये सब सिलेबस में आपके, ये सब आपके सिलेबस में। अब आप लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, निबंध में 10 शब्द ऐसे आ गए जिनके नीचे बिंदी आनी चाहिए थी, आपने नहीं लगाई, और जहां नहीं आनी चाहिए थी वहां लगा दी, तो आपके तो 10 गोले हो गए। 10 गलतियां तो उसको सामने नजर, 20 नंबर का एक निबंध, 10 गोले आपको नजर आ गए, तो गड़बड़ी हो गई। तो उसको बचाने के लिए मैं नियमों की चर्चा कर रहा हूं। तो अंग्रेजी के शब्द में इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, ये याद है, ठीक है। इसके अलावा एक नियम और काम का है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, ध्यान देना, बहुत काम आता है। कि गाइड में एक नियम और लिखा हुआ हमको मिलता है, यदि किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो भी उसके नीचे बिंदी नहीं आती है। किसी भी शब्द में यदि उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो उसके नीचे बिंदी नहीं आती है, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। वास्तविकता क्या है हम चर्चा करते हैं, ध्यान देना। नियम हमेशा मूल शब्द में जाकर लगते हैं। नियम किसमें लगते हैं? नियम हमेशा मूल शब्द में जाकर लगते हैं। नियम हमेशा मूल शब्द में जाकर लगते हैं और नियम एक ही बार लगता है, उसके बाद आप उसमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकते। नियम किसमें लगते हैं? मूल शब्द। मूल किसे बोलते हैं? मूल बोलते हैं रूढ़ को, रूढ़ बोलते हैं जड़ को, ठीक है। यानी वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से मिलकर नहीं बने होते हैं और एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे हमारे मूल शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जड़ कहलाते हैं। यानी इनमें कोई मिलावट नहीं होती, यानी ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग प्रत्यय वगैरह कुछ भी मिला हुआ नहीं होता, वे हमारे मूल शब्द, रूढ़ शब्द, जड़ कहलाते हैं, ठीक है। तो अन्य शब्दों के योग से मिलकर नहीं बने। और नियम हमेशा किस में लगते हैं? मूल शब्द में लगते हैं। और एक बार नियम लगने के बाद आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई संशोधन नहीं कर सकते। अब एक शब्द लिखा है डर। अब आप बताएं क्या इसके नीचे बिंदी आएगी? आएगी या नहीं आएगी? नियम नंबर 1, यदि शब्द की शुरुआत डे और ढे से होती है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी क्योंकि नियम लग चुका है।
नियम लग चुका है, शब्द की शुरुआत डे और डे से हो रही है तो बिंदी नहीं आएगी। अब इसमें नियम लग चुका है तो अब आप इसमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप इसके आगे पीछे कुछ भी जोड़ना लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें मैं एक उपसर्ग जोड़ देता हूं तो भी इसमें बिंदी नहीं आएगी क्योंकि नियम पहले लगाया जा चुका है। मैं इसमें एक प्रत्यय जोड़ देता हूं तो भी इसमें बिंदी नहीं आएगी क्योंकि नियम लगाया जा चुका है। ठीक है, याद रखना, नियम हमेशा मूल शब्द में ही जाकर लगता है, उसके आगे पीछे कुछ भी जोड़ो नियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा गया था पटवार मेंस 2016 में, अब हमारे बहुत काम का ध्यान देना। बोर्ड पर अब संधि का उदाहरण था, वहां ऑप्शन थे, हमारे सामने ऑप्शन नहीं होंगे, हमको लिखना पड़ेगा। वहां 4 ऑप्शन थे, यहाँ 2 ही मैंने लिखकर बताया आपको। सट प्लस आनन का संधि युक्त पद होगा। ठीक है, अब हमारे सामने ये आ गया, ये हमको दिया हुआ है और कहा है संधि कीजिए, संधि युक्त पद लिखिए। अब हमारी स्थिति में ये 2 शब्द है, ये 2 ही आएंगे। अब इनमें सही कौन सा है, इन दोनों में शुद्ध कौन सा है, यानी ये जब हमको दिया हुआ होगा तब हम क्या लिखेंगे। जी, और नीचे वाला सही होता है सडन। अभी मैंने आपको बताया कि नियम हमेशा मूल शब्द में जाकर लगता है। मूल बोलते हैं रूढ़ को, रूढ़ बोलते हैं जड़ को, यानी वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से मिलकर नहीं बने होते हैं और निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, ये तो 2 के योग से मिलकर बना है। ये तो 2 शब्द हैं, इन दोनों के योग से मिलकर बना हुआ होता है। सट आनन, सट का अर्थ होता है 6, आनन का अर्थ होता है सिर। ये गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा है ये आनन कहलाता है। कोई इसका अर्थ सिर से लेता है, कोई मुख से लेता है, दोनों सही होते हैं, याद रखना। 6 आनन है जिसके वह, 6 आनन है जिसके वह कौन, कार्तिकेय। शिव जी का मंदिर देखा है, जो सब बैठे होते हैं वो शिव जी का परिवार होता है, शिव जी की फैमिली होती है। उसमें आपको एक मूर्ति ऐसी नजर आती है जिसमें आगे के 3 मुख दिखाई देते हैं, पीछे के 3 मुख दिखाई नहीं देते हैं, वह कार्तिकेय होता है, वह सडानन होता है। 6 आनन है जिसके वे। अब इन दोनों के योग से मिलकर बना हुआ है और नियम लगता है मूल शब्द में, तो क्या ये मूल शब्द है, नहीं है, इसलिए इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी और यही सही होगा। अब हमको ये संधि में दे दिया, हम इस शब्द का प्रयोग निबंध में कर रहे हैं, पल्लवन में कर रहे हैं, संक्षिप्तीकरण में कर रहे हैं, पत्र में कर रहे हैं, कहीं भी शब्द का प्रयोग हमारे सामने आया और हमने इसके नीचे बिंदी लगा दी तो फिर ये अशुद्ध हो जाएगा, फिर ये अशुद्ध गलत हो जाएगा। ये हमारे 52 वर्ण जिनकी हमने चर्चा की थी, जिनकी हमने चर्चा की। ध्यान दो, सबसे पहले हमने स्वर कितने, 11, ऐसे अव तक अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। फिर व्यंजन 33, कैसे और है तक। फिर संयुक्त वर्ण 3 की जगह मैंने 4 बताए। ये किन किन के योग से मिलकर बने हैं ये याद रखना अनिवार्य है, ये हमारे बहुत काम आएंगे कि ये किन किन के योग से मिलकर बने हुए हैं, जब हम संधि पढ़ेंगे तब ये काम आएंगे। 2 हमारे अयोगवा वर्ण, इनकी आगे हम चर्चा करेंगे, और 2 हमारे उत्क्षिप्त वर्ण, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारे 52 वर्ण थे, इन 52 वर्णों को आगे फिर एक एक करके हम पढ़ते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।